देखो बेटा, इसमें पहले है, ये है हमारे पास जो टॉपिक है, ये है गैसों के, जो गैस है, गैसों के द्रवों में विलयन, यानी कि जो गैस है उसको, गैस को हमने क्या करना है, पानी में घोलना है। पानी समझ लीजिए अभी द्रव है, द्रव कई प्रकार के हो सकते हैं, पानी ही नहीं है, ठीक है ना। एथाइल अल्कोहल भी द्रव है बेटा, ठीक है ना। बेंजीन भी द्रव है, यदि हम इसको देखेंगे, एथाइल अल्कोहल भी द्रव है, बेंजीन भी द्रव है, बेंजीन का होता है C6H6। ये सारे क्या है, द्रव है। तो यहाँ पर हम जनरली, क्योंकि हमारे लिए बहुत आसान रहता है कि जब हम पानी को लेते हैं, पानी हमारे लिए बहुत आसानी से समझ में आता है, क्योंकि इससे हम रोज जुड़े हुए रहते हैं। यदि हम थोड़ी देर के लिए बेंजीन कहेंगे तो बेंजीन हमने न देखा हुआ नहीं रहता है ना, तो उसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो द्रव का मतलब जो पानी की तरह होते हैं, है ना। इनके कण जो है थोड़ा थोड़ा क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, पर इतने नजदीक नहीं होते हैं जितने किसके होते हैं, जिसने किसके होते हैं, ठोस के होते हैं, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर देख लीजिएगा, ये गैस है, और गैसों के द्रवों में विलयन, यानी कि जो द्रव है, द्रवों में विलयन, इसी को हम विलयता भी कहेंगे, ठीक है ना। यदि हम क्या करेंगे, विलयता बताएंगे। तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने आपको, हमने सिंपल साधारण भाषा में कहा कि एक, कोई हमारे पास क्या है, एक निश्चित ताप ले लीजिए, है ना, निश्चित ताप जरूरी है। मान लीजिए हमने 21 डिग्री सेल्सियस लिया, कोई टेम्परेचर लिया, एक निश्चित ताप लिया, ठीक है ना। और वो क्या कहता है कि निश्चित ताप पर किसी गैस अवयव की वह अधिकतम मात्रा, यानी कि जो गैस अवयव है, मान लीजिए हम पानी में ऑक्सीजन को घोलते हैं, एक तरफ हमने पानी लिया और एक तरफ लिया ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये कह रहा है ऑक्सीजन की वह अधिकतम मात्रा, यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की वह अधिकतम मात्रा जो पानी में क्या है, पानी की निश्चित मात्रा में घुल जाती है, ठीक है ना। पानी की क्या है, निश्चित मात्रा है, 1 लीटर ले लो, है ना, 1 लीटर। मान लीजिए हमने क्या किया, ऑक्सीजन की वह अधिकतम मात्रा जो 1 लीटर पानी में घुल जाती है, ऑक्सीजन की वह अधिकतम मात्रा जो 1 लीटर पानी में घुल जाती है, या 2 लीटर पानी में घुल जाती है, अधिकतम मात्रा कितनी घुल सकती है, वो उसकी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, विलीयता कहलाएगी। और इसी प्रकार के इन्होंने क्या लिया, इन्होंने जर्नल लिया है, कोई गैस अवयव ले लिया, ऑक्सीजन ही नहीं, नाइट्रोजन, यदि हम नाइट्रोजन ले लें और उसको क्या करना है, पानी में घोलना है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन की वह अधिकतम मात्रा जो 1 लीटर पानी में घुल जाती है। अब 1 लीटर ले लिया हमने, यानी कि उसकी मात्रा क्या कर ली, निश्चित मात्रा, निश्चित मात्रा में घुल जाती है, वो क्या कहलाती है, किसी द्रव में गैसों की विलीयता कहलाती है, ठीक है ना। और इसी को कहा जाता है बेटा, जो विलीयता होती है, गैसों की जो विलीयता होती है, जो गैसों की विलीयता होगी, वो उसे हम कहते हैं अवशोषण गुणांक। क्या कहेंगे उसको, अवशोषण गुणांक। यानी कि हम सिंपल कहेंगे कि जो गैस, कोई गैस है, किसी द्रव में जितनी मात्रा, अधिकतम मात्रा में घुलती है, और द्रव की जो विलायक होगा उसकी मात्रा भी क्या होगी, निश्चित होगी, तो जितनी वो घुलेगी वो क्या कहलाएगा, उसका अवशोषण गुणांक कहलाएगा, इसे हम अवशोषण गुणांक कहेंगे। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अवशोषण गुणांक क्या होता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखें तो अवशोषण गुणांक क्या हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ यदि हम इसमें देखेंगे तो अवशोषण गुणांक है क्या, तो पहले हम अवशोषण गुणांक को जानते हैं कि अवशोषण गुणांक क्या है, ठीक है ना। तो अवशोषण गुणांक देखो बेटा, किसी निश्चित ताप पर, ये ताप को एक निश्चित किया जाता है, निश्चित का मतलब आप ऐसा नहीं है, आपने क्या किया, 21 डिग्री सेल्सियस लिया, 25 डिग्री सेल्सियस लिया, आपने निश्चित कर लिया कि इस ताप पर हम काम कर रहे हैं, है ना। उस टेम्परेचर को आपने ले लिया एक निश्चित ताप पर, है ना। वो कहता है किसी निश्चित ताप पर एक वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना, जो दाब होगा, दाब कितना होगा, दाब की मात्रा होगी एक वायुमंडल, कितना होगा, एक वायुमंडल। ये दाब को नापने का मात्रक है बेटा, वायुमंडल, है ना, एक वायुमंडल, है ना। ये बार भी होता है इसका, यदि हम देखेंगे तो बार के रूप में भी इसे हम कह सकते हैं कि 1 बार, 2 बार, है ना। तो यहाँ पर ये बार और वायुमंडलीय, देखो, एक वायुमंडलीय दाब, दो चीजें हैं, ताप भी कह रहा है निश्चित है, और जो दाब है वो एक वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना। जो विलायक है, विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस को सामान्य ताप व दाब पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। समझ में आई मेरी बात, नहीं आई होगी, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि हमने 25 डिग्री सेल्सियस एक तो टेम्परेचर लिया, दूसरा एक वायुमंडलीय क्या लिया, दाब लिया, ठीक है ना। और जो विलायक है, विलायक यहां पर हम ले लेते हैं पानी, ठीक है ना।
विलायक क्या लिया, पानी, है ना, विलायक माने जिसकी अधिक मात्रा होगी, हमने पानी को लिया, ठीक है ना। और ये पानी क्या है, इकाई आयतन में है। इकाई आयतन देखो बेटे, इकाई आयतन का मतलब 1 लीटर, है ना, या एक जो मिलीलीटर हो, ठीक है ना। तो इकाई आयतन का मतलब एक से, है ना, इकाई आयतन। तो हम क्या करते हैं, इस पानी का 1 लीटर ले लेते हैं, ठीक है ना। ये देखो विलायक का इकाई आयतन में घुली हुई गैस 1 लीटर, यानी कि पहले वाली कहानी है जो हमने पहले बताया था, है ना, कि 1 लीटर विलियन। अब घुली हुई गैस, इसमें 1 लीटर में क्या घुली, जितनी गैस घुली होगी, ठीक है ना। सामान्य देखो, सामान्य ताप व दाब पर निकाला गया जो आयतन होगा, ठीक है ना, वो अवशोषण गुणांक कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, सामान्य ताप जो इसका क्या होगा, एक जो 1 लीटर हमने 1 लीटर बिलियन में जो पानी में सॉरी जितनी हमने गैस घोली सामान्य ताप और दाब पर, वो उसका क्या होगा, अवशोषण गुणांक हो जाएगा। कौन होगा अवशोषण गुणांक, जो हमारे पास क्या होगा, 1 लीटर जो हमने द्रव लिया और उसमें जो घुली हुई गैस है, ठीक है ना, गैस किस पर, सामान्य ताप और दाब पर, जो उसका आयतन होगा, उस गैस का आयतन होगा, किसका, जो गैस का आयतन होगा, वो क्या कहलाएगा, उसका अवशोषण गुणांक कहलाएगा, ठीक है ना। वो क्या कहलाएगा, उसका अवशोषण गुणांक। तो देखो बेटा, इसमें अवशोषण गुणांक यदि हम देखेंगे तो अवशोषण गुणांक जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है वी नोट या वी जीरो अपॉन पी वी के बराबर, इसके समानुपाती होता है सीधे, ठीक है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी जीरो या पी जीरो अपॉन पी वी, ठीक है ना। और v क्या है बेटा, देखो या नीचे देखो, ये जो नीचे वाला v है ये आयतन है, ठीक है ना। p क्या है, आंशिक दाब है। और जो ये v0 है, ये घुला हुआ आयतन है, किसका, गैसों का, गैस का आयतन है, जो गैस हमने डाली उसमें घोली है, उस गैस का आयतन है v0, ठीक है ना। ये पूरे विलियन का आयतन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह विलायक जो हमारे पास होगा, विलायक का आयतन, या जो हमारे पास बिलियन बनेगा, उसका टोटल आयतन होगा, ठीक है ना। यानी कि जो क्या होगा, ये गैस घुली हुई होगी दोनों मिलाकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अवशोषण गुणांक क्या होगा, कि यहाँ पर सिंपल हम क्या कह सकते हैं, कि जो गैसों का, जो गैसों में घुला हुआ आयतन है, ठीक है ना, गैसों का जो घुला हुआ आयतन है, और उसके बटे में क्या कर देंगे, आंशिक आयतन, सॉरी आंशिक दाब इंटू आयतन, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अवशोषण गुणांक। समझ गए होंगे आप लोग, अवशोषण गुणांक, यानी कि सिंपल यदि साधारण भाषा में कहें कि 1 लीटर, ठीक है ना, 1 लीटर विलायक में, 1 लीटर विलायक में सामान्य ताप और दाब पर घुली हुई गैस का जो आयतन होगा, वो अवशोषण गुणांक कहलाएगा। साधारण भाषा में हम क्या कह सकते हैं, कि 1 लीटर विलायक में, है ना, 1 लीटर विलायक में घुली हुई गैस की, या सामान्य ताप और दाब पर घुली हुई गैस की, जो गैस का जो आयतन होगा, वो क्या कहलाएगा, अवशोषण गुणांक कहलाएगा। साधारण भाषा में हम इसको ऐसा कहेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। बाकी आप लोग डेफिनेशन देख लेना किस प्रकार से है, तो इस टाइप से हम इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकता है। ये सरल सरल चीजें हैं बेटा, जो आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, ठीक है ना। आप 1 लीटर पानी लेना और उसमें जितनी गैस घुली हुई है, एक गैस का आयतन ले लेना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 1 लीटर पानी लिया और उस पानी से आपको ऑक्सीजन अलग निकाल देनी है ना, और उसका आयतन निकाल लेना कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है ना। तो वो क्या कहलाएगा, जितनी ऑक्सीजन घुली हुई थी, वो जो उसका आयतन होगा, वही अवशोषण गुणांक हो जाएगा, ठीक है ना। साधारण भाषा में हम इस प्रकार से कह सकते हैं। देखो बेटा, अब हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है, कि गैस की द्रव में विलीयता, विभिन्न कारक होते हैं, इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से हैं, जो गैस हम घोल रहे हैं, किसमें, द्रव में, ठीक है ना। हमने द्रव लिया और इस द्रव में हम क्या कर रहे हैं, गैस को घोल रहे हैं, तो इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। कब जो है ज्यादा गैस घुलेगी, कौन सी दशा ऐसी है जहां हम ज्यादा गैस घोल पाएंगे, है ना, किस कंडीशन से हम ज्यादा गैस घोल सकते हैं। तो ये कारक है, कैसे कंडीशन पैदा करें कि ज्यादा गैस घुल जाए या कम गैस घुले, है ना। तो इसके लिए जो कारक है वो है गैस की प्रकृति, जो ये गैस हम घोल रहे हैं, यानी कि सिंपल हम गैस की प्रकृति कह सकते हैं, या इसको कहा जा सकता है विलेय की प्रकृति। ये विलेय ही तो है, हम इसको घोल रहे हैं, विलेय की प्रकृति, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसकी विलेय की प्रकृति भी कह सकते हैं। दूसरा बेटा द्रव की प्रकृति, जिसमें हम घोल रहे हैं, तो यानी कि हम इसको विलायक की प्रकृति कह सकते हैं, कि विलायक किस प्रकृति का है,
है ना, विलायक की प्रकृति को जानेंगे, है ना, यहाँ पर हम इसको विलायक की प्रकृति भी कह सकते हैं। तीसरा यदि हम देखेंगे द्रव, ठीक है ना, और चौथा ताप, ठीक है ना, ये थोड़ी सी अलग अलग पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना ताप। अब देख लीजिए आप, पहले हम देखेंगे गैस की प्रकृति। तो जैसे हमने ठोसों में देखा कि ठोस द्रव में किस प्रकार से घुल रहे थे, अब ऐसे ही हमने क्या करना है, यहां पर ये देखना है कि गैस कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसके कारण अधिक से अधिक हम गैस को घोल सकते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने परसों आप लोगों को क्वेश्चन किया था, क्या आपने ऐसा कोई लिक्विड देखा जहां गैसें घुली हो, है ना, गैस घुली हो, ठीक है ना, किसी द्रव में ऐसी कोई द्रव देखा आप लोगों ने जिसमें गैस घुली हो, बता सकता है कोई? सर कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस घुलती है? सर CO2। हाँ, आज तो बच्चों ने जवाब दे दिया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड घुलती। कैसी घोल देते हैं, कैसे कैसे घोल देते हैं लोग, बहुत चालाक होते हैं लोग। कैसे कैसे घोलते हैं बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे घोल लेते हैं कोल्ड ड्रिंक में, कोई बता सकता है? भाई पानी में कैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला और आपको पानी में घोलना है, कैसे कैसे घोलोगे? घोल सकते हो बेटा कहीं? अभी बताएंगे कैसे कैसे घुलती है ना। ये दाब, अधिक दाब के कारण घुल जाते हैं उसमें, है ना, जब हम दाब डालेंगे उसमें। तो देखो बेटा अब ऐसे ही है, ठीक है ना, कि हम किस प्रकार से उन गैसों को घोल सकते हैं, क्योंकि इस बहुत सारी जगहों पर इसका प्रयोग होता है ना। जैसे कोल्ड ड्रिंक में हम प्रयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड उनको घोलना होता है, तो कैसे घोलेंगे, ठीक है ना। कंपनी इस पर बहुत सारा काम करती है और इन चीजों को देखा जाता है कितना प्रेशर देना है। ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रेशर दे दिया, दाब दे दिया, आपने बोतल ही फाड़ दी उसकी, है ना। या आप लोगों ने देखा होगा वैक्यूम कम कर दिया जाता है, वैक्यूम निकाल दिया जाता है, दाब कम कर दिया जाता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। चलो अब देखते हैं, पहले देखते हैं वो गैस जो हम घोल रहे हैं, जो गैस हम घोल रहे हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं, उस गैस की प्रकृति देखते हैं, उसका नेचर कैसा है ना। प्रकृति का मतलब यहाँ पर नेचर, है ना। तो देखो बेटा इसमें नेचर कैसे होगा, ठीक है ना। जो गैस क्या होंगी, जो गैसें विलायक से अधिक क्रिया करके यौगिक बनाती है। मान लीजिए आपने कोई गैस ली, ठीक है ना, ये गैस मान लीजिए नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है ना, और ये क्या कर देता है, पानी से अभिक्रिया कर रहा है। ये कहने का मतलब है इसका, है ना, कि नाइट्रोजन लिया हमने और क्या कर दिया, पानी से क्रिया कर दी, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जो गैसें विलायक से क्रिया करके यौगिक बनाती हैं, है ना, या विलायक में आयनीकृत हो जाती। मान लीजिए हमने क्या किया, H2O लिया, है ना, और इसमें HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गैस के रूप में भी रहता है बेटा, ठीक है ना। देखो यहां पर ध्यान रखना, जैसे मैंने H2O लिखा, H2O लिखा और H2O का मतलब S लिख लिया इसके, है ना, फिर मैंने H2O लिखा और फिर मैंने L कर दिया इसको, और H2O लिखा और फिर हमने G कर दिया। इसका मतलब तो आप लोग समझते होंगे। यस सर। यस सर। ये क्या है, सॉलिड। हाँ सॉलिड है, और ये क्या है, लिक्विड। और ये क्या है, गैस है। क्या पानी गैस। ये पानी सॉलिड कैसे हो गया पानी? सर बर्फ। गुड, यही मैं जानना चाहता यस सर, बर्फ के। ये साइंस है ना, इसको समझना है। क्योंकि मैंने एक जगह लिखा था तो कुछ लोगों ने कहा अरे आपने तो H2O को S लिख दिया, ये तो सॉलिड है, तो पानी कहाँ सॉलिड होता है? तो बर्फ के रूप में जब होता है बेटा वो सॉलिड के फॉर्म में होता है ना। जब हमने H2O लिखा और उसको गैस के फॉर्म में लिखा, इसका मतलब उस समय कौन सी क्या होगा, ये उस समय भाप के रूप में होगा, ठीक है ना। हाँ, जब ये भाप के रूप में, पानी है लेकिन ये भाप के रूप में, है ना। ये तो लिक्विड के फॉर्म में, इसे तो आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। ये जब बर्फ के रूप में होगा तो हम इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हमने देखो HCl लिया, दो चीजें, एक तो क्या है, पहला है कि जैसे जो गैस है वो क्या कर रही है, विलायक से क्रिया कर रही है, अभिक्रिया कर रही है ना। दूसरा हमने क्या कहा कि जो हम गैस है, ये गैस है, देखो बेटा HCl गैस भी होता है, लिक्विड भी होता है बेटा, HCl लिक्विड भी होती है, लिक्विड के फॉर्म में भी रहता है, गैस फॉर्म में भी रहता है, ठीक है ना। तो जब हम HCl गैस फॉर्म में लेंगे और उसको हम पानी में घोलेंगे तो उस समय क्या हो रहा है, वो आयनीकृत हो जाती है। देखो ये कह रहा है विलायक में जब आयनीकृत होती हैं तो वे विलायक में अधिक घुलनशील होती हैं। दो चीजें, ठीक है ना। जो गैस हम ले रहे हैं वो किस प्रकृति की है, हमने देखा कि यदि गैस लिया हमने, है ना, और गैस को देखा है वो रिएक्शन कर रही है किससे, जिसमें हम घोल रहे हैं,
तो वो क्या होगा, ज्यादा माने ज्यादा घुल जाएगी उसमें से, ठीक है ना। और यदि हमने क्या लिया, कोई गैस ऐसी ली जो आयनीकृत हो रही है, आयन बना रही है ना, जैसे इसको देखेंगे तो ये आयन बना देता है, H प्लस और Cl माइनस बना देता है, तो ये भी क्या होगा, ज्यादा घुल जाएगी, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल है बेटा, देखो गैस की दो प्रकृतियां हैं, एक तो क्रिया कर रही है किससे, विलायक से। दो प्रकृतियों के बारे में जानना है हमने कि एक तो जब वो क्रिया कर रही होगी, ध्यान रखना, गैसें यदि क्या कर रही हैं, विलायक से क्रिया कर रही हैं, नंबर एक, और रासायनिक अभिक्रिया कर रही है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया करके यौगिक बना रही है तब। और दूसरा क्या है, यदि वो आयनीकृत हो रही है, आयन बना रही है, तब भी क्या होगी, अधिक घुलनशील। तो दो कंडीशन हमारे पास हैं कि यदि गैस, हमने देखा कि जो गैस हम ले रहे हैं वो एक तो विलायक से क्रिया कर रही है, क्या कर रही है, क्रिया, और दूसरा क्या हो रही है, वो आयनीकृत हो रही है। तो ऐसी जो गैस होगी, ठीक है ना, वो ज्यादा घुलनशील होगी। ये दोनों गैसें क्या, ये दोनों प्रकार की कंडीशंस में क्या होगा, वो घुलनशील ज्यादा होगी। घुलनशील का मतलब विलीयता ज्यादा होगी, ज्यादा घुलेगी, है ना। ये घुलनशील का मतलब विलीयता ज्यादा होगी, ठीक है ना। जैसे देखो बेटा, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, NH3, जो हमारे पास, NH3 का नाम क्या होता है, इसको कोई बता सकता है? अमोनिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये तो अमोनिया हो गया, और ये NH4 प्लस क्या होता है बेटा, अमोनियम। हाँ राइट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेटा अमोनियम। जिनको मालूम नहीं, देखो मेरे क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि आप लोग जिन जैसे मैं इस बच्चे ने बताया कि अमोनियम है, तो आपको नोट कर देना चाहिए तुरंत कॉपी में, है ना, ये अमोनिया है, अमोनिया है, ये अमोनियम है ना। अब जब कभी नंबर आएगा इसका तो बताएंगे इसको भी, है ना। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास है NH3 अमोनिया, दूसरा देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। HBr का नाम कोई बता सकता है बेटा, HBr का नाम? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। गुड, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, ठीक है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और SO2, SO2 का नाम, सल्फर डाइऑक्साइड। गुड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा, और जैसे कार्बन है और डाइऑक्साइड, इससे तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, है ना। ये देखो इतनी सारी जो गैसें हैं, ये सब गैसें हैं, अमोनिया गैस है, HCl गैस है, HBr गैस है, SO2 गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये क्या है, जल में घुलनशील हैं, ये सब के सब जल में घुलनशील है। कोई रासायनिक अभिक्रिया कर देता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रासायनिक अभिक्रिया कर देता है, ये सॉरी आयनीकृत हो जाता है, H प्लस और Cl माइनस, ये भी क्या हो जाता है, H प्लस और Br माइनस बन जाता है ना। ये क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया कर देता है ना, और ये H2CO3 बना देता है, H2CO3 कार्बोनेट आयन बना देता है। ये भी क्या अभिक्रिया करके क्या बना देता है, NH4OH बना देता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, या तो आयनीकृत हो रही है, क्रिया कर रही है, या आयनीकृत हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसी जिन गैसों की ऐसी प्रकृति होगी कि वो विलायक से क्रिया कर रही होंगी और आयनीकृत कर दे रही होंगी, ठीक है ना, तो वो क्या होंगी, ज्यादा घुलनशील होंगी। ठीक हो गया बेटा, ये तो क्लियर हो गया। ऐसे ही यदि हम और आगे चलते हैं तो यहाँ देखो, जो गैसें, अब फिर कह रहा है कि जो गैसें कौन सी, ये जो गैस जिसको हम घोल रहे हैं, है ना, विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाती हैं। देखो ये यौगिक नहीं बना रही है ना, यौगिक नहीं बना रहे आप, द्रव में कम घुलनशील होंगी, जो क्या नहीं बनाएंगी, यौगिक नहीं बनाएंगी। जैसे नाइट्रोजन को लेते हैं, तो नाइट्रोजन क्या करता है, पानी से कोई यौगिक नहीं बनाता, नहीं बनाता, इसमें कुछ यौगिक नहीं बनेगा। तो ये क्या होगी, नाइट्रोजन पानी में कम घुलनशील होगी, माना कोई और गैस भी है, ठीक है ना। देखो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी क्या नहीं करता है, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है ना, रिएक्शन नहीं करता। तो ये भी क्या होती, कम घुलनशील होती, माने वो घुलती तो है, पर उसके लिए कंडीशंस फिर हमें लागू करनी पड़ेगी, यानी कि कम घुलनशील होंगी, ठीक है ना। O2 है, ऑक्सीजन है, ये पानी से क्या नहीं करती है, अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो ये क्या, ये भी कम होंगी। तो ये तीनों गैसें, ध्यान एग्जाम्पल के रूप में, ये तीन गैसें ऐसी हैं जो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, द्रव के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए ये तीनों की तीनों क्या है, कम घुलनशील है। जल में ऑक्सीजन तो घुला रहता है, लेकिन कम मात्रा में घुली रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, जिन गैसों में, ये कह रहा है कि जिन गैसों में, सॉरी, जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक होता है, वे गैसें अधिक विलेय होती हैं। मैंने क्या कहा था, अवशोषण गुणांक क्या होता है, कोई बता सकता है अवशोषण गुणांक? सर 1 लीटर विलायक में घुली हुई गैस का सामान्य ताप और दाब पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। हाँ गुड गुड गुड। अच्छा ये तो अमीस कौन था, अमीषा थी बेटा,
यस सर। हाँ ठीक है। तो देखो बेटा कितना अच्छा ये मालूम हुआ हमें, ठीक है ना, यानी कि हमने अवशोषण गुणांक क्या हुआ, सिंपल हमने क्या लिया, 1 लीटर विलियन लिया, है ना, और उस में देखा कि सामान्य तापदाब पर कोई गैस है ना, और हमने देखा उस सामान्य ताप पर जितनी आयतन उस गैस का घुलेगा वो क्या कहलाएगा, उसका अवशोषण गुणांक। तो ये क्या कहता है कि जिनका अवशोषण, वो गैस जिन गैसों का अवशोषण गुणांक क्या होगा, अधिक होगा, वो अधिक घुलेंगी, वो अधिक विलेय हो जाएंगी, ठीक है ना। जितनी अधिक मात्रा में क्या होगी, वो गैसें घुलेंगी, उतनी ही अधिक मात्रा में क्या होगा, उनकी विलेयता अधिक हो जाएगी, है ना। यानी कि अवशोषण गुणांक ज्यादा होने पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवशोषण गुणांक से क्या संबंध है इनका, है ना। तो जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक होगा वो गैसें क्या होंगी, अधिक विलेय होंगी, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। जिनका अवशोषण गुणांक अधिक होगा वो क्या होंगी, अधिक विलेय हो जाएंगी, ठीक है ना, वो गैसें क्या होंगी, अधिक विलेय हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जिन गैसों का क्या होगा, अवशोषण गुणांक अधिक होगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को याद रखना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एक एक पॉइंट को, यानी कि जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक होगा वो गैसें उनकी विलेयता अधिक होती है, ठीक है ना, वो अधिक गैसें वो क्या होंगी, अधिक विलेय हो जाएंगी, घुल जाएंगी। तो ये था गैसों की प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना। दूसरा बेटा देखो यहाँ पर विलायक की प्रकृति। अब हमने विलायक कौन सा है, क्योंकि वो गैसें तो हमने देख लिया कि कौन कौन से हो सकती हैं, एक तो क्या हो सकते हैं जो रिएक्शन कर रहे होंगे, अभिक्रिया कर रहे होंगे, दूसरा हम देख रहे हैं वो आयनीकृत हो रही कि नहीं हो रही है, तीसरा यदि हम देख रहे हैं कि वो क्या है, क्या था तीसरा, अरे जिन गैसों का अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा। हाँ वो कम, वो तो ठीक है, चौथा एक पॉइंट और था, जो विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाती है। जो विलायक के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं वो कम घुलनशील होती बेटा, है ना। वो तो पहले 2 पॉइंट तो थे ही कि एक तो जो क्रिया करती हैं वो अधिक घुलनशील होती हैं, दूसरा क्या था कि जो आयनीकृत हो जाती हैं वो भी क्या होती हैं, घुलनशील अधिक होती हैं, है ना। लेकिन जो तीसरा पॉइंट था हमारे पास, तीसरा मान लो या दूसरा मान लो उसको, ठीक है ना, तो वो क्या कह रहा था कि जो अभिक्रिया नहीं करती, जैसे ऑक्सीजन है वो द्रव के साथ अभिक्रिया नहीं करती, नाइट्रोजन है वो अभिक्रिया नहीं करती, तीसरा कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, है ना। ये गैसें क्या नहीं करती हैं, किससे अभिक्रिया नहीं करती, विलायक से अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए वो कम घुलनशील है। लेकिन उसने फिर एक और पॉइंट कहा, उसने कहा जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक होता है वो अधिक घुलनशील होती। तो ये थी गैसों की प्रकृति। अब थोड़ी सी हम चलते हैं विलायक की प्रकृति। विलायक मैंने जो घोल रहा है ना, जिसकी मात्रा अधिक हो सकती है, ठीक है। तो विलायक में क्या होगा, देखो बेटे यहाँ पर विलायक क्या है, ये कहता है कि ध्रुवित गैस, यदि मान लीजिए ध्रुवित गैस ध्रुवित विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं। मान लीजिए कोई ध्रुवित गैस है, मान लीजिए हमने कहा HCl ले लिया, है ना, ये H+ और Cl-, ठीक है ना, ये दो ध्रुव बना देती है, एक तरफ ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ थोड़ा पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया है ध्रुव कैसे बनते हैं, है ना, जैसे चुंबक में देखे होंगे आप लोगों ने, दो ध्रुव होते हैं, एक N और एक S, इस टाइप के होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, है ना। तो ये कहता है कि जिसमें दो ध्रुव बन जाएंगे, ठीक है ना, जैसे कार्बन CH4 बताओ बेटा ध्रुवित अणु है या नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा देते इस पॉइंट को, अध्रुवित। अध्रुवित क्यों, कोई बता सकता है, पानी के अणु ध्रुवित हैं या नहीं है, ये अध्रुवित क्यों हुआ होगा, इसको देखो बेटा, चलो समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, क्यों क्वेश्चन का आंसर ही बताने के लिए मैंने आप लोगों को पूछा। देखो यहाँ पर यदि हम कार्बन CH4 को देखेंगे तो इस प्रकार से देखो ऐसे हो जुड़ा हुआ है, होना क्या चाहिए था, होना इसको ध्रुवित चाहिए था, लेकिन होता नहीं है, क्यों, यदि देखो उसका कारण है जो हम विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यदि हम देखेंगे बेटा पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर जाने पर, यानी कि जो हमारा किस तरफ है, बायां हाथ है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, ये ध्यान रखना। ये कहां पढ़ोगे आप, अभी जो केमिस्ट्री आगे चलेंगे हम इनऑर्गेनिक में, देखो यहां पर कैसे मैंने बाएं से दाएं क्या हुआ, बाएं से दाएं का मतलब जो लिथियम, बेरिलियम, ओ सॉरी, ये है बेटा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये है बायां, इस तरफ बायां है पीरियोडिक, इधर की तरफ गए हम दाएं तरफ,
यदि हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो हाइड्रोजन किस तरफ आएगा, हाइड्रोजन भी इधर ही आता है, हाइड्रोजन क्या है इसी तरफ है ना, और इधर की तरफ जाते हैं तो देखो इधर की तरफ क्या है, बढ़ती है, यानी कि ये तो क्या है, ये तो धनावेशित है ना, ये तो क्या होगा, धनावेशित है, इसमें थोड़ा सा क्या होगा, धनावेश आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होता है, ऋणावेशित होता है, क्योंकि इसकी तुलना में, इसकी कंपेरिजन में ऋणावेशित है ना, कार्बन क्या है, ऋणावेशित, इस पे भी थोड़ा सा धनावेश आ जाएगा, ठीक है ना, इस पे थोड़ा ऋणावेश ज्यादा आएगा। अब हुआ क्या बेटा, देखो इसने क्या किया, ये धनावेशित है, धनावेश तो मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इसने इधर की तरफ धक्का दिया, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से हटाता है, ये भी धनावेशित का मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन इधर से धक्का दे रहा है, लेकिन जो इस धक्का देने का और इसके धक्का देने का प्रभाव था वो दोनों बराबर न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि दोनों तरफ है। ऊपर भी देखोगे तो उसने इधर की तरफ दिया धक्का, ठीक है ना, इसने इधर की तरफ, तो इसलिए पोल नहीं बन पाए, ध्रुव नहीं बन पाए, है ना, जो इसने जो है, जो इधर वाला हाइड्रोजन था इसने इसके ध्रुव को खत्म कर दिया, जो इधर वाला हाइड्रोजन है इसने इसके ध्रुव को खत्म कर दिया। यदि ऐसा होता, केवल C और H होता, तब ध्रुव बन जाता है, क्योंकि थोड़ा नेगेटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज होता। लेकिन इधर दूसरा लग गया, फिर देखो ये दूसरा हाइड्रोजन, इसने क्या कर दिया, इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, तो ध्रुव खत्म कर दिया। ऊपर वाले यदि देखेंगे हाइड्रोजन, तो नीचे वाले हाइड्रोजन का ध्रुव खत्म कर दिया, ठीक है ना, इसलिए ये अध्रुवीय है, इसमें ध्रुव नहीं बन पाए, ठीक है ना। तो ऐसी यदि हम स्थिति देखेंगे बेटा, तो ये क्या कहता है, यदि हम यहां पर देखेंगे तो ये क्या है, अध्रुवीय है, क्या है ये, इसको कहेंगे हम ये अध्रुवीय है, ठीक हो गया। देखो बेटा यहां पर कहता है कि जो ध्रुवीय गैसें हैं, जो ध्रुवीय गैसें हैं, ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होंगी। यदि हमने ध्रुवीय गैसें लिया, मान लीजिए हमने क्या लिया, HCl लिया, ये गैस के फॉर्म में लिया, और हमने क्या लिया, इसमें पानी में लिया, क्योंकि ये दोनों ध्रुवीय हैं, तो ये ज्यादा घुल जाएगी, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि ध्रुवीय जो गैसें होंगी ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होंगी, वह अध्रुवीय जो विलायक होंगे, अध्रुवीय विलायकों में क्या होंगी, कम होंगी। यदि हम इसकी जगह अध्रुवीय ले लें, यानी कि बेंजीन ले लें, C6H6, बेंजीन अध्रुवीय है बेटा, ठीक है ना, तो यदि हम इसमें इसको घोलेंगे तो ये कम घुलेंगी, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। देखो जैसे उदाहरण के तौर पे इन्होंने दिया कि यदि हम HCl, एक तो HCl है और दूसरी है NH3, दोनों क्या है, ध्रुवीय गैसें हैं, ठीक है ना, अतः ये क्या होंगे, H2O में घुलनशील होंगी, जबकि क्या होंगी, अध्रुवीय कार्बनिक यौगिकों में कम होंगी। अध्रुवीय का मतलब हम क्या ले लेंगे, बेंजीन ले लेते हैं, तो बेंजीन हमारे पास एग्जांपल के रूप में है, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या होगा, यदि ध्रुवीय विलायक होगा, सॉरी ध्रुवीय गैसें होंगी, तो ध्रुवीय विलायकों में क्या होगी, घुलनशील हो जाएगी, ठीक। यदि ध्रुवीय गैसें हैं और अध्रुवीय विलायक है तो तब क्या होंगी, कम होंगी, ठीक हो गया, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे चलते हैं। देखो बेटा ताप का प्रभाव, इसमें ताप का क्या प्रभाव पड़ता होगा, थोड़ा सा वैसे जनरली आइडिया लगाते हैं, पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, जनरल आइडिया लगाते हैं, है ना, कि जो ताप गैस है और गैस को हमने पानी में घोलना है, तो ये बताओ बेटा जनरली आप लोगों को क्या लगता है कि ताप बढ़ाने पर गैस क्या होगी, ज्यादा घुलेगी, कम घुलेगी, कोई बता सकता है, एक ताप जनरल, बढ़ाने पर तो गैस उड़ जाएगी। हाँ उड़ जाएगी, तो बात है, ये यही है जनरल आइडिया, है ना, जो हमने घरों में देखा, जैसे ताप बढ़ाएंगे तो गैस तो उड़ जाएगी, घुलने का मतलब तो हो ही नहीं पा रहा है ना, ऐसे तो होता है। जो जनरल हमने घरों में देखा होगा, आप मान लीजिए उसमें ऑक्सीजन है, आप लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, बहुत सारा पानी पीते हैं, है ना, तो पानी में पानी उबाल करके पियोगे तो क्या नुकसान है उससे, उसमें से जो ऑक्सीजन होगी तो निकल जाएगी, है ना, ऑक्सीजन क्या होगी, निकल जाएगी, तो बचा कुछ नहीं उसमें, है ना, मिनरल बचेंगे बस, बाकी थोड़ी होगा, है ना। तो ऑक्सीजन का नुकसान तो उठाना पड़ेगा वहां से, है ना, जब कीटाणु को मारना हो। तो देखो बेटा यही चीज हम पूछना चाह रहे थे, देखो यहाँ पर ताप का क्या प्रभाव है ना, ताप का यदि हम प्रभाव देखेंगे, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये देखो जब किसी गैस को द्रव में घोला जाता है, ठीक है ना, तो ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा क्या होती, निकलती। जब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई गैस हमने क्या किया, मान लीजिए कोई गैस ली हमने, है ना, मान लीजिए O2 ऑक्सीजन ली, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, पानी में घोलना चाह रहे, तो जब ये घुलेगी तो इसमें क्या होगी, ऊष्मा मुक्त हो जाएगी, इससे ऊष्मा का मतलब गर्मी निकल जाएगी इसकी, पानी में जो यदि माना थोड़ा गर्म पानी होगा और जैसे हमने क्या किया, ऑक्सीजन को घोला तो पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा,
इसमें से कुछ ऊष्मा निकल जाएगी। यानी कि ये कह सकते हैं हम, अतः गैसों के द्रव में विलीयता क्या कहलाती? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यदि हम गैसों को द्रव में घोलते हैं तो ऊष्मा निकलती है, ये ध्यान रखना। जब हम क्या करेंगे, क्या पॉइंट बताया मैंने बेटा आपको, कि जब क्या होगा, गैस को हम द्रव में घोलेंगे तो ये समझ लेना कि उस समय ऊष्मा निकल रही होगी। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है ना, एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। ठीक है ना, गैसों की द्रव में विलीयता किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि इसमें ऊष्मा निकलेगी। कभी आप लोगों ने देखा होगा। एक और ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छिपी के एग्जाम्पल, भले यहाँ पर उपयोग नहीं बेटा उसका है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोगों ने कभी ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज तो खाया, कितने बच्चों ने खाया? सभी ने खाया होगा। ग्लूकोज खाते हैं कि नहीं Yes, खाते? sir. पाउडर जो होता है ग्लूकोज का, वो खाते हैं कि नहीं खाते? जी सर। Yes, sir. हाँ, जी. ग्लूकोज का जो पाउडर होता है उसे हम जी सर। खाते हैं। कभी आप एक काम करना कि ग्लूकोज का जो पाउडर है उसको जीभ के ऊपर रख लेना। क्या कर देना? जीभ के ऊपर रख लेना। तो आपको कैसा महसूस होगा? ठंडा। बिल्कुल राइट। ठीक है ना। तो हुआ क्या, उस समय क्या हुआ होगा बेटा? ठंडा क्यों महसूस हुआ? कोई बता सकता है ठंडा क्यों महसूस हुआ हो? ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया थी। देखो बेटा, ऊष्मा शोषी, जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है ना, उसने क्या किया कि जो जीव की गर्मी थी, वो जो हमने क्या लिया वहां पर, पाउडर लिया। किसका पाउडर लिया? ग्लूकोज का जो पाउडर लिया और जीभ के ऊपर रखा, तो उसने उसको घोलने के लिए ऊष्मा ली। अब जब ऊष्मा हमारी जीभ से लेगा तो हमें ठंडा महसूस होगा कि नहीं होगा? है ना। तो ऐसे ही क्या होगा जब हम क्या करते हैं, देखो यहां पर, अच्छा थोड़ा और देख लेते हैं, है ना। पहले पुराने, अब तो आप लोग पता नहीं क्या करते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले क्या होता था कि गांव में हम क्या करते थे कि जैसे चीनी ली और चीनी पानी लाया, तो पानी थोड़ा गर्म रहता है ना। पानी गर्म रहता है थोड़ा सा, है ना। धारे का पानी लाया और उसको हमने लिया, एक गिलास में लिया, लेकिन हम क्या करते थे, उसमें चीनी घोल देते थे और वो पानी थोड़ा और ठंडा हो जाता था। थोड़ा क्या हो जाता था? ठंडा हो जाता था। कारण क्या हुआ कि कुछ ऊर्जा जो गर्मी थी इस पानी के अंदर, वो पानी की ऊष्मा कहां चली गई? इस चीनी को घोलने में चली गई, ऊष्मा निकल गई वहां से, है ना। तो पानी थोड़ा ठंडा हो गया, जो गर्मी थी वो थोड़ा और कम ठंडा हो गया। आप लोग इसका अनुभव कर सकते हैं कि आप लोग, क्योंकि अब तो फ्रीज आ गया, अब तो जरूरत ही नहीं पड़ती इस कंडीशंस को लेने की, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पानी ले सकते हैं और पानी को हम क्या करेंगे, चीनी डालो तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है। तीसरा और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप लोग चाय बनाते हो, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा, ये तो अनुभव भी है आप लोगों का, है ना। पानी उबल रहा हो, आप क्या कर देना, पानी उबल रहा है, तुरंत 1-2 चम्मच चीनी डाल दो, तो उबलता हुआ पानी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। होता कि नहीं होता है? ये तो एहसास किया होगा आप लोगों ने, Yes, sir. है ना। तो हुआ कि, जी सर. हाँ हाँ, हेलो, हाँ बेटा, तो ये क्या करता है कि पानी थोड़ी देर के लिए शांत होता है। शांत क्यों हुआ, उबलना बंद क्यों हुआ? क्योंकि कुछ ऊर्जा जो उष्मा उबालने में काम आ रही थी, वो उष्मा क्या हो गई, उस चीनी को घोलने में लग गई। ठीक है ना। वहां भी क्या हुआ, उष्मा शोषी, यानी कि चीनी का घुलना भी उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया, है ना। लेकिन यहां पर क्या है बेटा, देखो ध्यान से ध्यान रखना कि जो गैस है, जब गैस को हम क्या करते हैं, द्रव में घोलते हैं, गैस को हम क्या करेंगे, द्रव में घोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकल जाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी कि उसमें उसमें से ऊष्मा निकल जाएगी। ठीक है ना, क्या होगा, उसमें से ऊष्मा निकल जाएगी। ठीक हो गया, ये बात क्लियर समझ में आ गई, है ना। तो यानी कि जो गैसों का द्रवों में घुलना क्या कहलाता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी, यानी कि इसमें ऊष्मा क्या होगी, निकल जाएगी। ठीक है, हो गया। चलो आगे चलते बेटा। देखो, स्थिर दाब, यदि हम यहां देखेंगे, स्थिर दाब पर, दाब क्या है, स्थिर कर दिया गया, ताप बढ़ाने पर गैस गैस की विलीयता क्या होती, घटती है। हमने दाब को, जो प्रेशर है बेटा, वो कांस्टेंट रखा। प्रेशर माने हमने सिंपल कमरे में कोई चीज कर रहे हैं, तो कमरे में जो दाब होगा वो समान होगा। यदि इस रूम टेम्परेचर, सॉरी रूम पे देखेंगे, कमरे में देखेंगे, तो अभी कमरे में यदि हम लेते हैं किसी चीज को, तो क्योंकि हमने दाब पर कोई अलग स्थिर रखा हुआ है ना, क्योंकि कमरे का दाब एक निश्चित होगा। ठीक है ना। अब हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर क्या होगी, इसकी विलीयता घटती है। अभी बताया था
अनिरुद्ध ने बताया था कि जैसे हम क्या करेंगे, पानी में हमने क्या किया, पानी में इसमें ऑक्सीजन घुली हुई थी, ठीक है ना, हमने क्या किया, ताप बढ़ाया तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीजन की विलीयता घट जाएगी, यानी कि ताप की वृद्धि पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ऑक्सीजन यानी कि गैस की विलीयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये ध्यान रखना, जो इसकी विलीयता वो क्या होगी, घट जाएगी। तो ध्यान यहाँ रखना आपको कि यदि हम ताप बढ़ाते हैं, ठीक है ना, ताप बढ़ाते हैं तो क्या होगी, विलीयता घटेगी, ये ध्यान रखना। और ये जो है ये कौन सी यदि हम गैसों को द्रव में घोलते हैं तो कैसी है, उसकी विलीयता जो है क्या होगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। उसके बाद देखो बेटा, अब कुछ अपवाद भी तो होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम इन नियमों के विपरीत होते हैं, है ना। नियम तो ऐसे होंगे, लेकिन कुछ देखो, ये कह रहा है कि कुछ गैसें, देखो बेटा, कुछ गैसें जैसे कौन सी, हाइड्रोजन, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी, कुछ गैसें जैसे हाइड्रोजन एवं हीलियम, क्या कहा मैंने, हाइड्रोजन एवं हीलियम, ऐसी भी गैसें हैं जिन्हें घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। यदि हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम को घोलेंगे तो इस समय क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा। इनको घोलने के लिए हमें क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, ताप बढ़ाना पड़ेगा। अभी क्या बताया मैंने, अभी क्या बताया था इससे पहले वाले में, कि ऑक्सीजन है, इसको हम जल में घोल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें ताप कम करना पड़ेगा, तब घुलेंगे। लेकिन ये कह रहा है देखो, हाइड्रोजन और हीलियम, इनको घोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा अवशोषण होता है, यानी कि इसमें गर्मी देनी पड़ेगी, ताप बढ़ाना पड़ेगा। किसको घोलने के लिए ताप बढ़ाना पड़ेगा बेटा, किसको, हाइड्रोजन और हीलियम को, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन और हीलियम को घोलने के लिए हमें ताप बढ़ाना पड़ेगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन जो अन्य गैसों को घोलने के लिए हमें ताप क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अन्य गैसों के लिए ताप कम, अन्य गैसों के लिए ताप कम, केवल हाइड्रोजन और हीलियम को घोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ऐसी गैसों की विलीयता क्या होगा, ताप बढ़ाने पर वृद्धि करने से क्या हो जाती है, बढ़ती है। देखो यहाँ जो ऐसी गैसें हैं, कौन सी, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है ना, इन गैसों की विलीयता क्या होगी, ताप में वृद्धि करने पर बढ़ती है। जितना ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे, हाइड्रोजन भी और हीलियम भी क्या होगी, उतनी ज्यादा घुलेगी, जितना ताप बढ़ाओगे, ठीक है ना। और अन्य गैसें क्या होंगी, अन्य गैसें ताप बढ़ाओगे तो कम होती चले जाएंगी, उनकी विलीयता क्या होगी, कम होगी। और इन दोनों गैसों के लिए ताप बढ़ाओगे तो इनकी विलीयता क्या होगी, इनकी विलीयता क्या होगी बेटा, हाँ बढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। इनकी विलीयता बढ़ेगी, किसकी बढ़ेगी, हाइड्रोजन और हीलियम की विलीयता बढ़ेगी। अभी क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है ना, ये दाब पर कोई प्रभाव पड़ता है, ठीक हो गया। चलो देखो बेटा, अन्य पदार्थ भी हैं, जैसे माना कोई विलायक में अन्य पदार्थ होते हैं बहुत सारी, इनकी उपस्थिति में, जैसे माना विलायक में कोई अशुद्धियां भी तो हो सकती है ना। तो इस टाइप की, देखो ये कह रहा है कि यदि विलायक में क्या है, कोई विद्युत अपघट्य या जो कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है ना, अन्य प्रकार के जो पदार्थ उपस्थित होते हैं, तो उनसे क्या होता है कि जो गैसों की जो विलीयता है वो क्या हो जाती, घट जाती। मान लीजिए उसमें कोई अशुद्धियां हैं, मान लीजिए कोई हमने पानी लिया और उस पानी में क्या था, NaCl भी था, ठीक है ना, कोई कार्बनिक पदार्थ था, बेंजीन था, C6H6 था, है ना। तो हमने क्या किया, कोई गैस घोलना चाहेंगे तो उसकी विलीयता क्या होगी, घट जाती है, ठीक है ना, उसकी विलीयता उतनी अच्छी नहीं होती। यदि अन्य पदार्थ इसमें उपस्थित है तो विलीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह है दाब का प्रभाव। जैसे हमने देखा कि जब हम ठोसों को द्रव में घोल रहे थे तो वहां पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं था। क्या नहीं था बेटा, कोई सार्थक प्रभाव नहीं था, ठीक है। लेकिन यहां देखो ये क्या कहता है कि दाब बढ़ाने पर, देखो यदि हम देखेंगे दाब बढ़ाने पर, यदि हम दाब क्या करेंगे, दाब बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो गैसों की द्रव में विलीयता बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और आप लोगों ने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, जैसे आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी होगी, सॉरी ये बन नहीं रही, सही है ना,
ये आप लोग देख लेना, ठीक है ना। मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आपने क्या किया, पहले तो घोला, पहले इसमें कोल्ड ड्रिंक डाली हुई थी, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घोलना है। कभी ढक्कन को इसको खोला होगा तो एक आवाज निकलती है ना। तो उसके कारण क्या है कि उसमें प्रेशर डाला गया था उसको घोलने के लिए, है ना। तो एक प्रेशर डाल दिया जाता है जिसके कारण उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है, यानी कि दाब डाल दिया जाता है, दाब के कारण वो घुल गई। कौन कौन घुल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड घुली इस बोतल में, किसके, पानी के साथ, जो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक का लिक्विड डाला हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको, ये नियम भी है बेटा। देखो नियम क्या है कि जब भी कोई गैस हम क्या कर रहे होंगे, द्रव में घोल रहे होंगे, यदि हम उसका दाब बढ़ाते हैं तो क्या होगा, अधिक मात्रा में घुलेगी। देखा, इसका एक एग्जाम्पल और भी है, सिलेंडर देखे आप लोगों ने, सिलेंडर है ना। तो सिलेंडर में होता क्या है, मान लीजिए सिलेंडर हमारे पास, ठीक है ना। इस सिलेंडर में क्या किया जाता है कि जो गैस है, गैसों में दाब बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, दाब बढ़ाया जाता है।